केस नंबर मदुरै हाई कोर्ट, गंगाधरन विद्यान वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर 1966, केस का ईयर है मदुरै। गंगाधरन विद्यायन वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर 1966। इस केस स्टडीज में क्या हुआ था इसको समझिए। सभी कोई लिख लिए केस का नाम, सभी कोई लिख लिए केस का नाम। यस यस ओके, इस केस स्टडीज में हुआ था कि an establishment having head office and various branches was carrying on manufacturing process only at head office। एक एस्टैब्लिशमेंट था जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ हेड ऑफिस में होता था, लेकिन ब्रांचेस बहुत ज्यादा जगह था। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट हेड ऑफिस वेर 7। हेड ऑफिस में कितने एम्प्लॉय थे? 7। बट इफ द एम्प्लॉय ऑफ द ब्रांचेस आर इंक्लूड, अगर ब्रांच के एम्प्लॉय को इंक्लूड कर दिया जाए, देन इट एक्सीड देयर आर मोर देन 20 एम्प्लॉयज। इस केस स्टडीज में हुआ था जो गंगाधरन विद्याधरन का एक फैक्ट्री था जिसमें हेड ऑफिस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता था, जहां 7 एम्प्लॉय थे और डिफरेंट ब्रांचेस था, लेकिन सभी ब्रांचेस को इंक्लूड कर दे तो उसमें 20 और मोर एम्प्लॉय हो जाता था। तो वो अपने अंदर पीएफ को एप्लीकेबिलिटी नहीं किया था। पीएफ कमिश्नर ने उस पर पेनल्टी कर दिया। देन पीएफ कमिश्नर के पेनल्टी को हाई कोर्ट में उसने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही सुंदर सा डिसीजन दिया जिसको एक क्लासिकल जजमेंट भी बोलते हैं। दैट्स इट वाज हेल्ड दैट all such branches shall be treated as part of the same establishment and accordingly the act is applicable। Clear? High Court ने क्या डिसीजन दिया था कि it was held that all such branches shall be treated as part of the same establishment, no matter your manufacturing process is where is carried on and in head office what is the force of your employees, आपके टोटलिटी में कितना एम्प्लॉय है उसको देखकर पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस केस स्टडीज का क्या नाम था? गंगाधरन विद्यान वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर 1966 का केस स्टडीज था मदुरै हाई कोर्ट का। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? प्लीज पूछिए। नो सर। ओके, ये केस स्टडीज सब सारे आपको इसमें मिल जाएंगे और देखिए यहाँ पे आपको सारे केस स्टडीज मिल जाएंगे। कुछ कुछ केस स्टडीज इसमें नहीं मिल रहे हैं तो वो मैं अलग से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ अभी एप्लीकेबिलिटी पे ही बात हो रही है, एप्लीकेबिलिटी के टॉपिक पे ही हम अभी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि स्क्रॉल नहीं हो रहा। अभी हम सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। देन सेकेंड, सभी को क्लियर? फर्स्ट केस स्टडीज क्लियर? यस यस सर। सभी? देन सेकेंड केस स्टडीज लिखिए। लियोस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन, लियोस LEOS, लियोस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 मद्रास हाई कोर्ट। लियोस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 मद्रास हाई कोर्ट। मैं फिर से केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, लियोस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1987 मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास एंड बॉम्बे हाई कोर्ट बोल सकते हैं आप। इस केस स्टडीज में क्या हुआ था? इस केस में क्या हुआ था? इस केस का एक क्रक्स बोले तो इस केस का क्रक्स था कि इफ कॉर्पोरेशन हैड अ फैक्ट्री एट मद्रास, if corporation had a factory at Madras and office at Madras and Bombay, office functioning for the factory and not as independent and separate business, it was held that staff of the factory and office should be aggregated for determining the strength of the establishment। अगर कोई कॉर्पोरेशन का फैक्ट्री मद्रास में है, ऑफिस मद्रास एंड बॉम्बे में है, ऑफिस फंक्शन फॉर द फैक्ट्री है, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका बिजनेस भी अलग है। मद्रास में अलग बिजनेस है, बॉम्बे में अलग बिजनेस है, उस सभी का
तो it was held that staff of the factory and office should be aggregated for the determining the strength of establishment. देखिए एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने आप को पीएफ से बचाने के लिए क्या किए थे यूएस मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन कि उनका मद्रास में कुछ अलग बिजनेस था, उसी सेम कंपनी का बॉम्बे में अलग कुछ बिजनेस था बॉम्बे में, और उन्होंने जब पीएफ को अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया तो उन पे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने पेनल्टी डाल दिया। तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया और मद्रास हाई कोर्ट में बोला कि डोंट वरी, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सेम है, देन इट विल इनफ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय एंड एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे दो बात समझ में आई, आपका बिजनेस सेम रहे या ना रहे कोई मैटर नहीं करता है, बिजनेस सेम रहे, ब्रांचेस में आपका 20 और मोर एम्प्लॉय एक्सीड कर रहा है देन आल्सो इंक्लूड करना। अगर बिजनेस सेम नहीं रहे, आपका बॉम्बे में अलग ऑफिस है, मद्रास में अलग ऑफिस है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग बिजनेस है, तब भी हमें टोटलिटी स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय को टोटल इंक्लूड करना है उस एस्टेब्लिशमेंट के व्यू पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत या कोई डाउट तो प्लीज रेज योर डाउट, या क्लियर है तो पूछिए। क्लियर क्लियर एवरीवन, क्लियर और नॉट प्लीज? Yes, yes. पंकज जी क्लियर, राजीव Yes, जी, sir, clear. रेखा, श्रेया ज्वाला, सुजय बॉस Clear, सर, clear. Yes. Clear. संजय सर, Yes, clear. sir. गीता मैम क्लियर ना? Yes. Clear. क्लियर, समझ में आई इस केस स्टडीज का बातें? Yes. Yes. ओके, देन थर्ड केस स्टडी था चेताराम अग्रवाल वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर उड़ीसा 1977। आप लोग नोट डाउन करिएगा, चेताराम अग्रवाल वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर उड़ीसा 1977। होल्ड 2 मिनट्स प्लीज, होल्ड 2 मिनट्स। अग्रवाल वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर उड़ीसा 1977। चेताराम अग्रवाल वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर उड़ीसा 1977। लिखे सभी, कोई लिखे? हाँ सर, लिख लिया। Yes. ओके, Yes. इस केस स्टडीज में ये हुआ था कि where an establishment employs temporary employees as a part of regular features of employment, such employees cannot be constructed as casual employees and cannot be excluded in determining the total number of working in the establishment and hence act is applicable. अब मुझे बताइए एक बड़ा मजेदार चीज है, कैजुअल, मैंने अभी बताया था कि कैजुअल एम्प्लॉय को स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इंक्लूड नहीं करना। कैजुअल एम्प्लॉय क्या होता है? जनरली टेम्पररी एम्प्लॉय होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, Yes. sir. एम आई राइट? Yes. Yes. ओके, Yes, sir. लेकिन इस केस स्टडीज में देखिए बड़ा ट्विस्ट किया। 1977 का एक केस स्टडीज है चेताराम अग्रवाल वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर उड़ीसा हाईकोर्ट में, कि अगर आप टेम्पोररी एम्प्लॉयज को रेगुलर फीचर्स ऑफ वर्क में इन्वॉल्व करते हो, तो जब हम स्ट्रेंथ का जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सक्लूड the temporary employee if the temporary employee is engaged in the regular feature of employment, then you cannot exclude that employee when you calculate the strength of the employees. आप पीएफ से बचने के लिए बाय फॉरगेट भी तो कर सकते हो बॉस। हमारे पास 22 एम्प्लॉय है, हम बोल दिए कि 15 एम्प्लॉय हमारा रेगुलर है और 5 2 7 एम्प्लॉय कैजुअल बेसिस पे है। सो सर हमारे पास तो पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं, तो हम तो कंट्रीब्यूशन देंगे ही नहीं और ना हम कंट्रीब्यूशन काटेंगे। ये तो एक बचने का तरीका हुआ पीएफ एक्ट से। लेकिन जैसे ही आप टेम्पररी एम्प्लॉय को रेगुलर फीचर ऑफ वर्क में इन्वॉल्व करोगे, देन बोलेगा नहीं, इस केस स्टडीज में डिस्कस हो चुका है कि अगर टेम्पररी एम्प्लॉय रेगुलर फीचर ऑफ वर्क में इन्वॉल्व रहता है, देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। क्लियर? क्लियर और डाउट प्लीज? Clear. Yes, sir. Clear. 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 Clear, sir. Clear. किसी को कोई डाउट?
No, sir. No. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस स्टडीज आप लोग नोट डाउन करिए। देवी दयाल सुखानी वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर वेस्ट बंगाल 1976। देवी दयाल सुखानी वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर वेस्ट बंगाल 1976। देवी दयाल सुखानी वर्सेस आरपीएफ कमिश्नर वेस्ट बंगाल 1976। लेबर कोड का ये मामला था। लेबर कोड लिख लीजिएगा, लिखे। Yes. Yes. इस केस स्टडीज में देखिए और मजेदार चीज आपको जानने को मिलेगा पीएफ एक्ट में कि इस केस स्टडीज में हुआ क्या था। अ पार्टनरशिप फर्म कवर्ड बाय द स्कीम वाज डिसॉल्व नॉट इन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक पार्टनरशिप फर्म था जो इस एक्ट में एप्लीकेबल था। ये एक्ट उस पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल था, उनके एम्प्लॉय का पीएफ करता था, लेकिन वो डिसॉल्व हो गया। आप लोग डिसॉल्व का मतलब तो समझते हैं ना, पार्टनरशिप खत्म होना, पार्टनरशिप बंद हो जाना। Yes, sir. ओके, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लीगल में, but by the private arrangement to carry on business in several branch separated by partner using same name of the firm, it was held that such arrangement did not disturb integrity of establishment and create separate establishment, and the firm continued to be establishment within the meaning of this act. मीन्स उनके पार्टनर अलग हो गए और उनके पार्टनर जो उसी सेम नाम पे उसको प्राइवेट अरेंजमेंट करके प्राइवेट कंपनी का फॉर्म देकर बिजनेस को कैरी करने लगे। और देन कैरी करने लगे तो उसके जो एम्प्लॉय थे तो वो बोलेंगे कि भाई आप पे तो ये पहले एप्लीकेबल था, तो ऑलमोस्ट ये आपके पे एप्लीकेबल होगा। तो यस उस एस्टैब्लिशमेंट का जो एग्जिस्टिंग था, उसके नेम पे जो एग्जिस्टिंग था, तो वो एक्ट उस पे एप्लीकेबल रहेगा ही। यहां पे सिर्फ पार्टनर अलग हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हुए, लेकिन अलग अलग करके वो पार्टनर अलग अलग उसी सेम नाम से सेम उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अल्टरेशन करके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को। देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। उससे भी आप नहीं बच सकते हैं कि हमारा कंपनी तो डिसॉल्व हो गया, अब तो हम नया एग्जिस्टिंग कर रहे हैं लीगल, अब तो हमारा लीगल न्यू एग्जिस्टिंग है। नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं, उसी नाम से बिजनेस कर रहे हैं, देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? सुजय सर क्लियर? Yes, sir. Yes. रितिका मैम, गीता मैम, Yes. एवरीवन क्लियर? Yes. Yes. ओके, देन नेक्स्ट केस स्टडीज है बीकानेर कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर राजस्थान 1979। केस नेम बीकानेर कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर राजस्थान 1979। बीकानेर कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर राजस्थान 1979। इस केस स्टडी में ये हुआ था कि पर्सन एम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और ऑन अकाउंट और सम अर्जेंट नेसेसिटीज और एबनॉर्मल कंटीजेंसी शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज एम्प्लॉय as it not a regular feature of business of the establishment। अगर कोई एम्प्लॉय शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अकाउंट का काम देख रहा है, कुछ अर्जेंट नेसेसिटीज आ गया है, तो अकाउंट तो एक रेगुलर वे है, लेकिन वो तो टेम्पररी एम्प्लॉय है। तो हम इससे पहले वाले डिस्कस में बोल रहे हैं कि अगर कोई टेम्पररी एम्प्लॉय से आप रेगुलर काम करवाते हो, रेगुलर फीचर्स, देन दे विल नॉट ट्रीटेड एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय। उनको टेम्पररी एम्प्लॉय आप ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ नेसेसिटीज आ गया, एबनॉर्मल कंटीजेंसी आ गया, वहां पे हम किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में अकाउंट वाले को हायर कर रहे हैं, तो वहां पे मान लो 19 था हमारे पास और एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम हायर कर रहे हैं, देन दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल। नो, देन दिस एक्ट विल बी नॉट एप्लीकेबल।
अगर कोई भी एम्प्लॉय शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सम अर्जेंट नेसेसिटीज के लिए अपॉइंट हो रहा है, then that person not be considered as an employee, and it is not a regular feature of business of the establishment. ये बीकानेर कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर राजस्थान 1979 के केस स्टडीज में हो चुका है केस में। क्लियर? या किसी को कोई डाउट? प्लीज क्लियर? Clear. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. ओके, देन नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट केस स्टडीज लिखिए, पीएम पटेल एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, लेबर कोर्ट नॉट सुप्रीम कोर्ट, केस नंबर 1410, 1410 केस है। पीएम पटेल एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, सुप्रीम कोर्ट 1410 का केस है ये। पीएम पटेल एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू अ बीड़ी इंडस्ट्री। बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग, जो बीड़ी एंड सिगरेट का अलग एक एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बीड़ी इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल कर दिया था। इट वाज हेल्ड दैट वर्कर engaged by the बीड़ी मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर फॉर रोलिंग बीड़ी एट होम सब्जेक्ट टू बी रिजेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बीड़ी by the manufacturer were employed। means बीड़ी को जब रोल करते, बीड़ी और सिगरेट आप लोग जानते हैं ना, बीड़ी Yes, sir. सभी कोई बीड़ी मतलब जानते हैं ना, बीड़ी सिगरेट की तरह ही Yes, बीड़ी sir. होता Yes, है, yes, जो ट्रिबल लोग पत्ते का मोड़कर उसमें तंबाकू अंदर डालकर बनाते हैं बीड़ी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीड़ी एंड सिगरेट इंडस्ट्री पे ये एक्ट एप्लीकेबल कर दिया था। जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो बीड़ी और सिगरेट जनरली क्या होता है कि मतलब क्या होते हैं, जंगल से वो पत्ता बीच कर लाते हैं और अपने घर में ही उसको रोल्ड आउट करते हैं, धागा से बांधते हैं। तो वहां पे और या कॉन्ट्रैक्टर उनको बोलते हैं कि भाई मुझे 10 बंडल तू बना कर देना, मैं यहां से तेरे पास ले जाऊंगा। तो वहां पे उस लोगों पे क्या पीएफ एक्ट एप्लीकेबल है? यस। जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत या समूह ने, किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी में या कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी को दे रहे हैं काम बीड़ी को रोल करने के लिए या डिफेक्टिव बीड़ी को अलग करने के लिए, देन आल्सो that not EPF act will be applicable on that particular person or group। clear? ये पीएम पटेल एंड सन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे हुआ था केस। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं है, आप पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ एंगेजमेंट ऑफ वर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ वर्क जो हो रहा है वो रेगुलर इन नेचर है, ये टेम्पररी इन नेचर नहीं है, इसलिए ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Clear. Clear. Yes, sir. Clear. Clear. किसी को और किसी को डाउट? प्लीज रेज योर डाउट प्लीज। नो डाउट? चलिए ओके, एक और केस स्टडीज लिखिए, पीजी टेक्सटाइल मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गुजरात हाईकोर्ट का केस है 1976 का। पीजी टेक्सटाइल, पी फॉर पीकॉक, जी फॉर गॉड, पीजी टेक्सटाइल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976, गुजरात हाईकोर्ट। इस केस स्टडीज में क्या क्वेश्चन उठा था कि डज द मेरी चेंज इन पार्टनरशिप डीड means that new business has come into existence। आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म्स जानते हैं ना, पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होता है? Yes, sir. Yes. सभी का आवाज आना चाहिए, प्लीज अनम्यूट योर माइक, यहाँ पे डिस्कशन होना है, अनम्यूट योर माइक। Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ओके, आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म जानते होंगे, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में जानते होंगे, जो टर्म एंड कंडीशन जिस पे लिखा रहता है, जिसको नोटरी पब्लिक से रजिस्ट्री कराना पड़ता है, देन आफ्टर दैट Yes. पार्टनरशिप। तो क्या पार्टनरशिप डीड के ऑब्जेक्टिव में कुछ अल्टरेशन हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव में अल्टरेशन हो गया, तो क्या पुराने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया? यस, पुराने पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, पुराने जो बिजनेस था उसका डिसोल्यूशन हो गया।
तो न्यू पार्टनरशिप फॉर्म्स एग्जिस्ट हुआ है, तो क्या उस पे जो पुराने पे जो ईपीएफ एक्ट एप्लीकेबल था इस पे ईपीएफ एप्लीकेबल होगा? यस, बिकॉज Yes. a needy change in partnership deed does not mean that new business has come into existence for the purpose of section 16. Under this act, the date of establishment of the factory is the date when the factory started its manufacturing process. Change in the ownership does not shift the date of establishment. अगर किसी फैक्ट्री का ऑनर चेंज हो जा रहा है या फैक्ट्री का बिजनेस चेंज हो रहा है या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चेंज हो रहा है या उसका पार्टनर चेंज हो रहा है, उसके ईपीएफ के एप्लीकेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईपीएफ का एक्ट का एप्लीकेबिलिटी पे सिर्फ और सिर्फ कब फर्क पड़ेगा? जब मोबालिटी ऑफ 20 और मोर एम्प्लॉय जब मोबालिटी करेगा तभी फर्क पड़ेगा, आगे बढ़ेगा या पीछे होगा तभी उस पे फर्क पड़ेगा उसकी एप्लीकेबिलिटी पे। क्लियर? 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 Yes. Yes. Yes, yes, sir. it is. Yes, sir. अच्छा ठीक है, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन है, सभी कुछ क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। रेडी हैं आप लोग? क्वेश्चन Yes, sir. Yes. Sir. ओके, Yes. सुनिएगा ध्यान से। एन एस्टैब्लिशमेंट discontinued deduction toward contribution of PF from its employee's salary and stopped remitting contribution of the share of PF when the number of employees on roll fell to 15 due the provision of EPF and Miscellaneous Provision Act 1952 ceased to be applicable of the establishment under these circumstances? Yes or no? If yes, then why? If no, then why? Please answer. Please आप लोग आंसर करिए इसको। सभी कोई क्वेश्चन समझ लिए? It continues to be applicable. Sir, it should be applicable. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार वो 20 एम्प्लॉय रखा था, उसके बाद कम हुआ तो उसका इशू नहीं है। एक बार आपका तो लॉ में एप्लीकेबल आ गए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर आ गए इसके जैसे। एक बार ही क्रॉस कर दिया तो कर दिया। Good. As per the section 1, subsection 5, an establishment to which the EPF Act applicable shall continue to be governed by the Act, even if the number of person employed fall below 20 at any time, no matter. Good, very good. Then next question. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप लोग? सभी को समझ में आया इस ये क्वेश्चन और आंसर क्या बोला और क्या आंसर दिया? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत प्लीज? No. किसी Sir. को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं है? No. आगे clear. बढ़े, आगे बढ़े। Yes. Yes. ओके, क्वेश्चन है एक नेक्स्ट। गैलेक्सी होटल लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है? गैलेक्सी होटल लिमिटेड, located in Aurangabad, Maharashtra, is covered under the provision of EPF Act 1952. Recently, it started a new restaurant in Bellingham, Karnataka, where 50 employees were employed. The Provident Fund Authority demanded contribution in respect of 15 employees in the new establishment, contended that it is a part of Galaxy Hotel Limited. Is this demand of Provident Fund Authority justified or not? If yes, then why? If no, then why? Please. क्वेश्चन समझे आप लोग? गैलेक्सी होटल लिमिटेड था, गैलेक्सी होटल, आप लोग क्वेश्चन समझे? Yes, sir. Yes, sir. सभी कोई क्वेश्चन समझे? प्लीज। जी हाँ, 15 एम्प्लॉइज का ना 15। इनका हॉर्न का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। इनका हॉर्न का आवाज आ रहा है। क्वेश्चन ये है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। गैलेक्सी होटल लिमिटेड लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र इज कवर्ड अंडर द EPF Act 1952, ठीक है? Recently it started a new restaurant in Karnataka where 50 employees are employed. The Provident Fund Authority demanded to contribution in respect of 50 employees in the new establishment, contend that it is a part of Galaxy Hotel Limited. Is this demand of PF Authority justified or not? If yes, then why? If no, then why?
समझ में आया? Yes, it is applicable. It is As this, applicable. Why? Yes, sir. This is applicable. Why? So because sir, the same industry and different manufacturing, and the condition is more than 20 employee. So this is applicable, sir. But you can give a reference of case studies, that is a Gangadharan Vidyan versus Yeah, RPF Gangadharan, Commission Yes, sir. Yes, sir. Yes, in sir. 1996. No Yeah, because matter in you have Gangadharan case study, it was that all branches will be treated as a part of the part of establishment. same employer, Yes. same establishment, sorry, same establishment. Yeah. क्लियर? आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो रहा है ना पीएफ एक्ट के रिगार्डिंग? Yes, sir. जो जो छोटे छोटे कंफ्यूजन होते थे. Then next question. होटल अमरावती is managed by a firm. ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सभी को क्लियर था? Yes. ओके. होटल अमरावती, यस सर, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? प्लीज. No, it was clear. ओके. क्वेश्चन है, सॉरी, होटल अमरावती का क्वेश्चन सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन. वैभव राइस मिल is employing 50% in its factory for its regular operation. During inspection, PF inspector found that whenever the good arrived and also whenever the good were sent out the factory premises, few casual labor were engaged for loading and unloading process. PF inspector demand the employee to comply with the provision of EPF Act on the ground that total number of employees, including casual labor, exceed 20. Is the PF inspector justified or not? Please. Please. बताइए आप लोग. justified because It is justified. जस्टिफाइड. आप लोग तो एम्प्लॉयर का किडनी बेच देंगे यार. आप लोग जैसा एचआर वाले बंदे पॉइंट होंगे तो वो बोलेगा कि भाई हमारा किडनी ले लो. इतना जोर से जस्टिफाइड बोल रहे हो पीएफ कमिश्नर के साथ मिलकर. बताइए, फटाफट बताइए, क्यों जस्टिफाइड है, क्यों अनजस्टिफाइड है? पीएफ इंस्पेक्टर बोल रहा है कि उनको पीएफ एक्ट फॉलो करो, क्योंकि जब अनलोडिंग और लोडिंग होता है तो तुम्हारे फैक्ट्री में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय मजदूर यहाँ पे आ जाते हैं, और जब नहीं होता है तो नहीं आते हैं. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ना, तो एप्लीकेबल नहीं होगा सर. सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा. As per the Chattappan Agrawal case versus RPF. Very correct. Very correct. किसने जवाब दिया था? या किसने बोला था? तो गीता नायर मैम. ओके. Yeah. Because if your समझ में आया कुछ? Yes, if your temporary employee is engaged in the regular features of the work. Sujay sir, please. Yeah, I agree. So we Applicable cannot होगा? exclude them. Yes. Yeah, it's applicable. क्यों? Applicable. सुजय सर, Because- क्यों एप्लीकेबल क्यों Yeah, होगा? because there are temporary workers who are engaged in the normal course of work. Yeah. ये एप्लीकेबल इसलिए होगा क्योंकि टेम्पररी एम्प्लॉयज एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लोडिंग और अनलोडिंग तो एक दिन का काम नहीं है. यस, वीकली तो काम नहीं है, ये डेली का काम है. लोडिंग एंड अनलोडिंग. किसी भी फैक्ट्री में